अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने चैप्टर नंबर 5 में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है कि कोई भी एक बॉडी, जब कि यूनिवर्स में कोई भी एक बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी पे एक खास किस्म की फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से बॉडीज क्या होती हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो ये फोर्स क्या है? ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच द एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड force of gravitation. Our next question number 5.3 is that do you attract the earth or earth attract you? Which one is attracting with a larger force, you or the earth? यानी कि हम कह रहे हैं ना कि दो बॉडीज है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। तो क्या चीज़ है जो अट्रैक्ट कर रही है? मतलब कि अर्थ को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं या अर्थ जो है वो हम उसकी अट्रैक्टिव फोर्स हमारे ऊपर है। ठीक है, तो कौन सी अट्रैक्शन जो होती है दोनों में से लार्जर है, हमारी या फिर अर्थ की? तो इसको हम दो जो लॉज है उनके थ्रू प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है न्यूटन थर्ड लॉ, जिसमें क्या कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बी, देन ऑब्जेक्ट बी विल एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स बैक ऑन द। यानी एक ऑब्जेक्ट ए अगर बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो बी भी क्या कर रहा है, ए पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, ये कौन सी फोर्सेस हैं? ये दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस। ठीक है, तो दिस मेक प्रीटी क्लियर दैट फोर्सेस आर इक्वल, यानी कि फोर्सेस क्या आ रही हैं, इक्वल फोर्सेस हैं। ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये है एक्शन रिएक्शन फोर्स, जो कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ी थी। सेकंड है सेकंड लॉ जिससे हम इसको प्रूव करेंगे वो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या है, that it is the force that is the product of masses, यानी फर्स्ट मास जो हमारे पास एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल है? दो मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी जो दो बॉडीज जो फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो जो फोर्स है उसके इक्वल है। तो ये फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अब कौन सी फोर्स ग्रेटर है या कौन सी स्मॉलर है? ठीक है, तो इफ वी कैलकुलेट द फोर्स दैट अर्थ एक्सर्ट ऑन अस, तो हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई द अर्थ मास टाइम आर मास, यानी कि हम दो मास ले रहे हैं ना, एक हमारा मास है और एक अर्थ का, तो हम क्या लेंगे, दोनों मासेस का प्रोडक्ट लेंगे और आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम आएगा। मतलब अगर हम अर्थ की फोर्स यानी कि अर्थ का, अब हमने क्या करना है कि फोर्स जो सी है कैलकुलेट करनी है, द फोर्स वी एक्सर्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, अभी तो हमने क्या कैलकुलेट की, द फोर्स दैट अर्थ एक्सर्ट ऑन अस। अगर हम अब कैलकुलेट करते हैं द फोर्स दैट वी एक्सर्ट ऑन द अर्थ, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, अपने मास को और अर्थ के मास को। तो अगर हम दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फोर्स का आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेशन से सेम आ रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह से क्या आ रहा है कि हमने ये क्या चीज प्रूव की कि जो फोर्सेस हैं वो क्या होंगी, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, और जो है वो इक्वल फोर्सेस है। क्वेश्चन नंबर 5.4 इज व्हाट इज अ फील्ड फोर्स। तो फील्ड फोर्स क्या होती है? तो इसके वर्ड से हमें पता चल रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड ऑफ दैट फोर्स। तो जो भी हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका जो पुल है ऑफ दैट अर्थ, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेदर बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द अर्थ और नॉट, इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। सो द पुल दैट अर्थ एक्सर्ट ऑन दैट बॉडी, मतलब अगर वो बॉडी अर्थ के साथ कांटेक्ट में है या अर्थ के साथ कांटेक्ट में नहीं है या वो किसी हाइट पे है, तो वो जितनी भी ग्रेविटेशनल जो पुल है उसकी जितनी भी मतलब एरिया या फील्ड है जिसमें फोर्स एक्ट हो रही है वो क्या आ जाती है हमारे पास, फील्ड फोर्स। ठीक है, यानी उस फोर्स की वो फील्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5.5 इज व्हाई अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसको जो मतलब पहले के साइंटिस्ट थे वो क्यों नहीं डिटरमाइन कर सके, बिकॉज
Earlier scientists could not guess the force of gravitation between the two masses because it is of very small value. हमारे पास जो gravitational force की जो value है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा small है. तो वो value detect करने के लिए उस टाइम उनके पास वैसे sensitive instrument नहीं थे. यानी जितनी भी smallest value होती है उसके लिए हमें उतने ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत होते हैं, यानी उस जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है, उस टाइम वो अवेलेबल नहीं थे. सो विच वर नॉट इन्वेंटेड एट दैट टाइम. इसी रीज़न थी जिसकी वजह से वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उस टाइम साइंटिस्ट जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सके थे. क्वेश्चन नंबर 5.6 इज हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स. यानी कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम फील्ड फोर्स कैसे कह सकते हैं. So basically it is true that force of gravity can be described as a field force. इसको हम कैसे justify करेंगे. For example, an object having a mass will create a gravitational attraction in all the direction. हम कहते हैं कोई भी बॉडी जो mass carry करती है तो वो क्या कर रही है, इर्द गिर्द में जितनी भी उसके पास बॉडीज है उनको क्या कर रही है, वो अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, और क्या होता है, विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस. तो और जो उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती रहती है जब वो उसका डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट से इंक्रीज होता है, जैसा कि हमने ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ा. ठीक है, नेक्स्ट इज द वेट ऑफ द बॉडी. वेट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी. यानी किसी भी बॉडी का जो वेट है वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है. ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, एक पॉइंट ये है कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. लास्ट वन इज, फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी थ्रोन ऑफ गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल ऑन रिटर्न इज वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीज. अगर हम कोई भी बॉडी उसको अगर हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो क्या होगा, पहले उसकी वैल्यू क्या होगी, तो जब हम उसको थ्रो अप करेंगे तो वो डिक्रीज होगी, लेकिन जब हम उसको रिटर्न जब बॉडी रिटर्न आती है यानी जब वापस आएगी टुवर्ड्स द ग्राउंड तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है. क्यों, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. यानी जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी इन रिटर्न क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक हो गया. बॉडी वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ आर नॉट सच फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स. यानी अगर बॉडी अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में है और देखें अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में है, वी कैन से दैट इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी टू बॉडीज आर अट्रैक्टिंग. लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ फील्ड, ठीक है, जिसमें वो फोर्स अभी एक्ट हो रही है. यानी अगर बॉडी कांटेक्ट में नहीं भी है उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है. सो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या है, फील्ड फोर्स है. ठीक है, एंड इट इज ज्यूम दैट ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जर्ट ऑल अराउंड द. ठीक है, वो क्या है, ऑल अराउंड द अर्थ. अर्थ के बिल्कुल अर्थ के साथ, सारी अर्थ के साथ हमारे पास क्या है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.7 इज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा. तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ मीन उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है. सो इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. यानी कि जो हमारे पास पर यूनिट मास जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ है. और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 10 न्यूटन किलोग्राम. ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो ये हमारे पास इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है. और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है, इट बिकम वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर वे. यानी अगर हम दूर जाएंगे तो वो कम होती जाएगी फ्रॉम द अर्थ. और एट एनी प्लेस इस वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द जी एट दैट पॉइंट. और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जिसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉल जी के इक्वल हो जाती है. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 5.8 इज व्हाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पोर्टेंट टू अस. यानी कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हासिल है, कि क्या इसके रोल्स हैं. So basically it is very important to us. Why? As universal law of gravitation, it is important in realizing satellites from the earth in the orbits. यानी कि जो हमारे पास ऑर्बिट्स अर्थ के इर्द गिर्द जो हमारे पास सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही हैं, चाहे वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, तो वो जो रिवॉल्व कर रही हैं वो किसकी वजह से हैं, दैट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता है.
इट आल्सो गिव्स द रीजन दैट व्हाई इज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी जो ज़मीन है वो सूरज के जो घूम रही है वो कैसे घूम रही है वो उसको एक्सप्लेन करता है. Then other thing is the universal law of gravitation describe the phenomena like gravitational force between a planet and a star, rotation, revolution of heavenly bodies and galaxies. तो जितना कुछ यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं और सब कुछ इन सारे फिनोमेना को जो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमारे पास इसको डिस्क्राइब करता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.9 इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये हमने भी डिटेल में स्टडी किया है अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बेसिकली इसको हम सी थ्रू कर लेते हैं यहाँ पे. इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द टू बॉडीज मास द फोर्स इज, यानी कि किसी भी यूनिवर्स में हमारे पास क्या है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, तो वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है और वो फोर्स किस तरह से है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. उनके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इनवर्स प्रोपोर्शन है टू द स्क्वायर बिटवीन देम. यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम में. दो बॉडीज है हमारे पास, यहाँ पर इनका ये सेंटर है मासेस का. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और द प्रोडक्ट ऑफ द मास. अब ये लार्ज बॉडी है, ठीक है, इसका हम कैपिटल मास है और ये स्मॉल बॉडी है. तो ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं. इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. और फोर्स को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इन दोनों इक्वेशन को हम जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ ये रिलेशनशिप बनता है जिसमें जो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम इज इक्वल टू जी लिख देंगे. ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं. G इज इक्वल टू 6.67 टन रेज़्ड पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में इसकी वैल्यू है जी की. और ये है कांस्टेंट, दैट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द मास ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइन. तो मास ऑफ द अर्थ को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है, इन्होंने अर्थ लिया हुआ है जिसपे हम यहाँ पर इसका मास ले लेते हैं फ्रॉम सेंटर, दैट इज ME. और यहाँ पर एक हमारे पास एक बॉडी है. ठीक है, तो यहाँ इसका जो है ये क्या कर रही है, इसका मास क्या है यहाँ पर. तो ये दोनों बॉडीज बेसिकली एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो इसका जो हमारे पास फोर्स आ रही है वो क्या आ जाएगी, दैट अर्थ की जो फोर्स आ रही है ये आ रही है G स्मॉल m द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. ठीक है, ये क्या स्मॉल m क्या है, इस बॉडी का मास है और ये कैपिटल M क्या अर्थ का मास है, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर. R का स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. अच्छा जी, दूसरी फोर्स क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू mg, इसका बॉडी का जो वेट है. तो हम इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ क्या है, कैपिटल M. ठीक है, तो ये हमने जब यहाँ से इसको फाइंड आउट किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया मास ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ, स्मॉल g की वैल्यू और कैपिटल G की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हम पुट करेंगे और मास ऑफ द अर्थ निकलेगा, दैट इज 6.0 into 10 power 24. Okay, next question is can you determine the mass of our moon? If yes, then what you need to know. तो mass of the moon भी find out किया जा सकता है कैसे. Yes, we can find the mass of the moon by using the law of gravitation. How? mass of the earth जहाँ पे हमने लिखा था उसकी जो हमने रिलेशन फाइंड किया mass of earth के लिए, तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, mass of the moon. तो ये हो जाएगा, वो ME था, ये M इंटू स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मून. ठीक है, यहाँ पे G की वैल्यू भी हम क्या लेंगे, मून की. ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल G. तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना कैपिटल G, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, और GM जो है ना ये हमारे पास चेंज होगा मून पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून. और रेडियस ऑफ द मून भी हमारे पास क्या होगा, चेंज. तो ये हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, इनको हम जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द मून. अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उसकी वैल्यू बताएं. ठीक है, तो इसको हम अगर मैथमेटिकली अगर हम वैल्यूज अपनी पुट करें तो हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द वैल्यू ऑफ द G वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो जो स्मॉल g है वो क्यों चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिकॉज
वेरिएशन ऑफ जी विद एटीट्यूड, तो जी बेसिकली किस तरह से वराई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एटीट्यूड। वैल्यू ऑफ द जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द, तो जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, यानी कि वो जो हमारे पास डिस्टेंस है उससे वराई कर रहा है। बट इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, इट डिक्रीज विद एटीट्यूड, यानी अगर एटीट्यूड जो है उसके साथ वो डिक्रीज हो रहा है। एटीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव द सी लेवल। सो बेसिकली द वैल्यू ऑफ द जी जो है वो ग्रेटर होती है द सी लेवल, क्यों, क्योंकि वो क्या है, वहाँ पे उसका एटीट्यूड कम है। जबकि जो हमारे पास हिल्स वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसका जो एटीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ द जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो ये बेसिक डिक्रीज हो जाती है। ये किस वजह से है कि जी का और जो हमारे पास एटीट्यूड है उसका क्या आपस में इनवर्स रिलेशन है। 5.13 is explain how the value of the g varies with attitude, यानी एटीट्यूड के साथ जो हमारे पास g की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। सो हेयर वी एक्सप्लेन, इक्वेशन है हमारे पास g स्मॉल g इज इक्वल टू g जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द अर्थ शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस, यानी वो किस पे डिपेंड कर रही है, g इनवर्स रिलेशन r के स्क्वायर के साथ है, तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रही है स्मॉल g की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट डिक्रीज विद एटीट्यूड, यानी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि जब हम एटीट्यूड इंक्रीज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का तो क्या होगा कि हमारे पास जी की वैल्यू क्या होगी, वो उस टाइम पे चेंज हो जाएगी। एटीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का प्लेस अबव द सी लेवल, यानी कि एटीट्यूड क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट है दैट इज फ्रॉम अबव द सी लेवल। द वैल्यू ऑफ द जी इज ग्रेटर एट सी देन एट द हिल्स, अभी हमने इसको डिस्क्राइब किया। और इसको हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि यह हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो जो ये तो हमारे पास आ रहा है ना जी रेडियस ऑफ द अर्थ, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली अगर ये हमारे पास अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, इसको हम सम हाइट पे ले लेते हैं या इसका यहाँ एटीट्यूड कह देते हैं कि हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी, स्मॉल जी की इक्वेशन क्या थी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, लेकिन अब हमारे पास इसमें क्या ऐड हो रहा है कि आर का स्क्वायर सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं रहा, इसमें हमारे पास यानी इस मास और इस मास के बीच के डिस्टेंस में हमारे पास हाइट ऐड हो गई है, तो हम क्या करेंगे आर प्लस एच का स्क्वायर, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। जो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, वी कम टू नो दैट अ हाइट इज इक्वल टू 1 रेडियस अबव द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, जी बिकम 1/4 ऑफ इस वैल्यू ऑन द, तो अब हमारे पास जी की वैल्यू क्या बन जाती है 1/4। ठीक है, जो अर्थ पे थी उससे क्या होगी 1/4 पे चली गई है। सिमिलरली इफ द डिस्टेंस ऑफ द 2 अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, यानी अगर हम 2 अर्थ रेडियस लें इधर अर्थ सरफेस पे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द जी 1/9 हो जाएगी ऑफ इस वैल्यू। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द एटीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू द जी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5.14 इज व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो सैटेलाइट्स जो है वो हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स और एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जितने भी जो प्लैनेट्स हैं जो हमारे पास रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन और अर्थ के जो मून रिवॉल्व कर रहा है, तो ये सारे जो सैटेलाइट्स हैं ये क्या हैं, ये है नेचुरल सैटेलाइट। जैसे कि द मून दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ दैट अर्थ। इसी तरह से अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो हैं जो कि जो साइंटिस्ट हैं वो स्पेस में सेंड करते हैं थ्रू अर्थ, यानी वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, उनको अर्थ से लॉन्च किया गया। सो दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। यूज ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है, मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। क्यों उनको लॉन्च किया जाता है, उनका पर्पस क्या है, आर यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, उनको किस लिए यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है इन सैटेलाइट्स को, जैसे कि सिग्नल्स वगैरह को कैच किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी द इंस्ट्रूमेंट्स आर पैसेंजर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन द स्पेस। अब वो कैसे उनकी फंक्शनिंग हो रही है, उनके अंदर क्या होते हैं, सैटेलाइट्स के साथ हमारे पास क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या उनके अंदर पैसेंजर्स होते हैं
जो कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो स्पेस में परफॉर्म करते हैं, दैट आर एस्ट्रोनॉट्स। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन अराउंड दैट। तो ये जो हमारे पास सैटेलाइट्स, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है ना, अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, वो कितनी देर में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं, अपनी एक साइकिल यानी एक सर्कल कंप्लीट करती हैं 24 आवर्स में। ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ द सैटेलाइट। तो ये जो मोशन ऑफ द सैटेलाइट है, इसको जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कैसे हेल्पफुल है, कि बिल्कुल ये उसको एक्सप्लेन करता है कैसे। Our satellites required centripetal force that keep its move around the earth. The gravitational force of attraction between the satellite and the earth provide the necessary centripetal force, यानी कि जो force of attraction है ना अर्थ के बीच में और जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो वो क्या करेगी, उसको सर्कुलर मूव कराएगी ना, तो उसमें कौन सी फोर्स आ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो किसकी वजह से फोर्स, क्या फोर्स प्रेजेंट है जो उसको सर्कुलर मूव कराएगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है, इनवर्ड फोर्स होती है। ठीक है, जो बॉडी को सर्कुलर मूव करवाएगी। कंसीडर सैटेलाइट ऑफ द मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, यानी कि अगर हम यहाँ से अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करना दें, तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, फोर्स F ऑफ C इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r0। अब ये जो v0 और r0 है, ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल रेडियस है। ठीक है, और अगर हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, दैट इज द वेट ऑफ दैट बॉडी, तो ये हमारे पास फोर्स क्या आ जाती है, mgh। ठीक है, जो एक मतलब gh मीन एट सम हाइट जो है वो बॉडी रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस की इक्वेशंस को हम कंपेयर करें, तो यहाँ से हमारे पास जो ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास v0 आ जाता है ghr0। हम इन दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे बोथ साइड इक्वेशन के, तो हमारे पास r0 क्या आ जाएगा, r0 क्या आ रहा है, r0 r प्लस h आ रहा है। कैसे आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम थी यहाँ पर। ठीक है, ये जो है r0 जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, डेट इज कैपिटल R प्लस H। ठीक है, r0 से मुराद द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, इस ऑर्बिट का रेडियस, तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ आएगा और जो इसकी हाइट है सैटेलाइट की। ठीक है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r0। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन, यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, दैट इज r0 की वैल्यू कैपिटल R प्लस H। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर ड्राइव करना चाहें तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, यानी अगर हम कहते हैं कि अगर हम जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है उसकी जो हाइट है उसको हम इग्नोर कर दें। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही कम है, अगर हम उसको नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ ले लें तो हम क्या उसको कर सकते हैं, उसको हम रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और जो g ऑफ h है वो हाइट खत्म होगी तो वो g भी क्या हो जाएगा, स्मॉल g के इक्वल। तो यहाँ से हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑर्बिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी, अगर हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाती है 29,000 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेसिकली जो है उस ऑर्बिटर की सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ, ठीक है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड है जिसमें वो मूव कर रही है, दैट इज 29,000 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड। तो वो जो ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट की वो किस पे डिपेंड कर रही है, और आंसर इज, अगर हम अपनी इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर v0 होता है अंडर रूट ऑफ स्मॉल g ऑफ r प्लस h। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है ऑर्बिटल स्पीड की, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन g r एंड h। g कौन सा है, ठीक है, हमारे पास जो स्मॉल g है इस पे, रेडियस ऑफ द अर्थ पे और हाइट ऑफ दैट सैटेलाइट, इन तीन चीज़ों पे ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड कर रही है। ठीक है, यानी कि द नियर द अर्थ द फास्टर द रिक्वायर्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि जितना भी अर्थ जो है वो नियर होगी तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.7 वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशनरी या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे क्यों बनाई जाती हैं, उनका क्या पर्पस है। Communication satellites and weather satellites are often given geostationary orbits so that satellites antennas that communicate with them do not have to move to
ट्रैक देम, ठीक है। उनको इसलिए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स पर रखा जाता है ताकि उनसे जितने भी हमारे पास एंटीनाज हैं उनसे इजीली कम्युनिकेट कर सकें और उनको मूव ना करना पड़े। बट कैन बी पॉइंटेड परमानेंटली एट द पोजीशन इन द स्काई वेयर दे स्टे, लेकिन उनको किसी भी स्काई में उनको परमानेंट पोजीशन पे किया जा सकता है, ठीक है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको क्या हम किस में स्पेसिफाई कर देते हैं, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स में। सो ये दिस इज द that's why communication satellites are stations at a geostationary orbits.